अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पीपीएससी यानी कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड 30 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज। ये वो एमसीक्यूज है कि जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि पीपीएससी के डिफरेंट पास पेपर्स में आ चुके हैं। तो आज हम जो है वो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है 1 Feb 2024 से, जो कि 1 मंथ का सेशन होगा। अगर आप वन पेपर एमसीक्यू की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे इस कोर्स के अंदर इनरोल हो सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप इसके थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं और आपको अकॉर्डिंगली शीट और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो जो फ्री डेमो होगा वो 1 Feb 2024 को होगा, लेकिन उससे पहले आपको व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि आप इस वेबिनार को अटेंड कर सकें। उसके अलावा जो फेसबुक का लिंक है, जो कि पेज का लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आप उसके थ्रू भी हमसे कनेक्ट करके ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एरिया बिटवीन रिवर इंडस एंड रिवर झेलम इज कॉल्ड। पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो दो रिवर्स के दरमियान एरिया होता है उसको हम कहते हैं दोब, यानी कि DOAB, दोब कहते हैं। दो रिवर्स के दरमियान जो एरिया होता है, तो अब एरिया बिटवीन रिवर इंडस एंड रिवर झेलम को हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हमारे पास है सिंह सागर दोब। तो आपने हमेशा याद रखने कि रिवर इंडस और रिवर झेलम के दरमियान जो एरिया है उसको हम दोब कहते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली कौन सा दोब कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है सिंध सागर दोब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। अब एक इंफॉर्मेशन हमें ये मिल गई कि रोम जो है वो इटली का कैपिटल है, और आपको पता है और आपको पता होना चाहिए कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे कैपिटल के रिलेटेड भी पूछा जाता है कि इस कंट्री का कौन सा कैपिटल है। तो आपने याद रखने कि इटली का कैपिटल क्या है? रोम। अब जो है ये कौन से रिवर पे लोकेटेड है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है टाइबर। तो आपने याद रखना है कि रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली और ये रिवर टाइबर पे लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, OSS ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज इज द ओल्ड नेम ऑफ विच सीक्रेट एजेंसी। OSS जो है वो एक सीक्रेट एजेंसी थी, लेकिन अब उसका नेम चेंज हो चुका है, यानी कि उसका न्यू नेम अब क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है CIA। तो आपने याद रखना है कि OSS जिसकी एब्रीवेशन थी ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज, ये ओल्ड नेम था किसका? CIA का। CIA का पुराना नाम था OSS और अब जो उसका न्यू नेम है वो है CIA। अब आपको डिफरेंट बता देते हैं कि FIA की एब्रीवेशन क्या है? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और ये पाकिस्तान की एक सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है। CIA से मुराद है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, और ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। रॉ रा जो है वो किसकी एब्रीवेशन है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और ये जो है इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है। और ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो कि पाकिस्तान की है। अब देखिए FIA और ISI दोनों पाकिस्तान के हैं, लेकिन जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो नेशनल लेवल पे है, जबकि ISI जो कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है वो इंटरनेशनल लेवल पे है। जबकि रा जो है वो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, और CIA जिसका पुराना नाम OSS था वो यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने पास नोट कर लें, या आप वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव रख लें। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्पार्को वाज फाउंडेड इन। स्पार्को के बारे में मैं आपको और भी बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्पार्को जो है वो कब फाउंड हुआ। तो इसका आंसर हमारे पास है 1961। स्पार्को जो है एक ऐसी एजेंसी, जैसे आपने नाम सुना होगा नासा का, एक पाकिस्तान की नेशनल लेवल पे एक एजेंसी है जो कि अपर एटमॉस्फेयर यानी कि एरोनॉटिक्स से रिलेटेड जो है उसकी रिसर्च से रिलेटेड है स्पार्को। तो 1961 के अंदर ये फाउंडेड हुई और इसके फाउंडर थे डॉक्टर अब्दुल सलाम। बाकी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ कि स्पार्को की जो एब्रीवेशन है वो आपने याद रखनी है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, ये चीज आपने याद रखनी है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद में है। अब इसके ना डिफरेंट फैसिलिटीज है। जो इसका सैटेलाइट ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है वो कराची में है, जबकि इसका जो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है तो वो लाहौर में है। और टेक्निकल सपोर्ट फैसिलिटी जो ये मेंटेन करता है वो पेशावर और कोयटा में करता है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है वो इसके फाउंडर है, और उन्होंने कब इसको बनाया, कब कायम किया? 1961 के अंदर। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको जरूर याद रहनी चाहिए, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है स्पार्को से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेफ्टा स्टैंड्स फॉर। नेफ्टा जो है वो किसकी एब्रीवेशन है? तो इसका आंसर हमारे पास है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कैनेडी स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन, KSC भी अक्सर पूछा जा सकता है आपसे, तो आपने याद रखना कि कैनेडी स्पेस सेंटर ही है। और ये कहां पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा जो है वो अमेरिका की एक स्टेट है, तो कैनेडी स्पेस सेंटर जो है ये यहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द हाइट ऑफ ग्लेशियर ब्रम 2। ये बेसिकली एक माउंटेन है जो कि हाईएस्ट पीक्स हैं उनके अंदर आती है। तो ग्लेशियर ब्रम 2 जो है इसकी हाइट जो है वो कितनी है? तो इसका आंसर हमारे पास है 8035 मीटर,
या 26,362 फीट। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि आपसे मीटर में भी पूछा जा सकता है और फीट में भी पूछा जा सकता है। हु इज द राइटर ऑफ तज़्के बाबरी? तज़्के बाबरी के जो राइटर हैं वो कौन है? तो इसका आंसर हमारे पास है जहीरुद्दीन बाबर। दलाल स्ट्रीट इज लोकेटेड इन द इंडिया। दलाल स्ट्रीट जो है वो इंडिया में लोकेटेड है। ये किस लिए मशहूर है? तो इसका आंसर हमारे पास है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आपने याद रखने की दलाल स्ट्रीट जो कि इंडिया में लोकेटेड है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बहुत ही ज्यादा फेमस है। द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है जकार्ता। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन वाज किल्ड इन विच ईयर? लॉर्ड लुइस माउंटबेटन जो है वो कौन से साल में मारे गए? तो इसका आंसर हमारे पास है 1979। द ओनली कंट्री विच यूजेस यूरो करेंसी आउट ऑफ 48 कंट्रीज इन एशिया, एशिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज है उसमें से एक कंट्री है जो कि यूरो करेंसी को यूज करती है। तो वो कौन सी कंट्री है? तो इसका आंसर हमारे पास है साइप्रस। जबकि बाकी एशिया की कंट्रीज आर नॉट यूजिंग यूरो करेंसी, बट दिस इज द ओनली कंट्री विच यूजेस द यूरो करेंसी। और वो कंट्री कौन सी है? साइप्रस। द एजुकेशन फॉर जस्टिस, ई फॉर जे जो है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ई फॉर जे स्टैंड्स फॉर। तो आप यहाँ रखें कि एजुकेशन फॉर जस्टिस। अब ये जो इनिशिएटिव है ये किसने लॉन्च किया था? तो इसका आंसर हमारे पास है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। तो आपने यहाँ रखना है कि जो एजुकेशन फॉर जस्टिस इनिशिएटिव है ये यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स की तरफ से लॉन्च किया गया था। इन विच ईयर द ओलंपिक टॉर्च वाज लिट बाय एन एरो? कौन से साल में जो ओलंपिक का टॉर्च है, जो ओलंपिक की मशाल है, वो एरो की मदद से रोशन की गई थी? तो इसका आंसर हमारे पास है 1992। तो आपने याद रखना है कि 1992 द ओलंपिक टॉर्च वाज लिट बाय एन एरो। हु वाज द लास्ट सोल्जर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू लीव अफगानिस्तान? आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना कि कौन से आखिरी फौजी थे जिन्होंने अफगानिस्तान को लीव किया। यूएसए के आखिरी फौजी कौन से थे? तो इसका आंसर हमारे पास है मेजर जनरल क्रिस डोनावे। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ही वाज द लास्ट सोल्जर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू लीव अफगानिस्तान। जेनोवा इज द फेमस सी पोर्ट। जेनोवा जो है एक बहुत ही मशहूर सी पोर्ट है, कौन सी कंट्री का? तो इसका आंसर हमारे पास है इटली। तो आपने याद रखना है कि जेनोवा इज अ फेमस सी पोर्ट ऑफ इटली। द ब्रोकन विंग्स, इट्स अ वेरी फेमस बुक। ये किसने लिखी ये बुक द ब्रोकन विंग्स? तो इसका आंसर हमारे पास है खलील जिब्रान। हु रोट द बुक द प्रॉफिट? ये भी बहुत ही फेमस बुक है द प्रॉफिट। ये किसने लिखी? तो इसका आंसर हमारे पास है खलील जिब्रान। यानी हमें इधर से ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि दो बुक्स का हमें पता चल गया कि ये जो दो बुक्स है द ब्रोकन विंग्स और द प्रॉफिट, ये दोनों जो है वो खलील जिब्रान ने लिखी हैं। नोक्टोंडो इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑफ, नोक्टोंडो जो है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है कौन सी दो कंट्रीज के दरमियान? तो इसका आंसर हमारे पास है रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। तो आपने याद रखने की नोक्टोंडो जो है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है रशिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन तुनिसिया एंड द अरब वर्ल्ड इज, अरब वर्ल्ड के अंदर और तुनिसिया के अंदर जो पहली एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर है वो कौन थी? तो इसका आंसर हमारे पास है नाजला बॉयडन। तो आपने याद रखने के नाजला बॉयडन वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन तुनिसिया एंड एज वेल एज इन द अरब वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएटीएफ? एफएटीएफ की जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? उससे आपको पहले आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एफएटीएफ स्टैंड्स फॉर, तो ये भी आपको पता चाहिए। तो एफएटीएफ से मुराद है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और जो मेन ऑब्जेक्टिव है एफएटीएफ का वो है स्टॉप टेरर फाइनेंसिंग, यानी कि जो फाइनेंसिंग की दहशतगर्दी है उसको मिटाना या उसको खत्म करना, उसको स्टॉप करना। So this is the main objective of FATF and FATF stands for Financial Action Task Force. The Hwangho River falls into, the Hwangho River जो है ये किसमें फॉल करता है? तो इसका आंसर हमारे पास है येलो सी। हिमावारी 8 इज अ सैटेलाइट ऑफ, हिमावारी 8 जो है ये कौन सी कंट्री की सैटेलाइट है? तो इसका आंसर हमारे पास है जापान। टोंगा इज एन आइलैंड इन विच ओशन, टोंगा जो है वो एक आइलैंड है लेकिन कौन से ओशन में है? तो इसका आंसर हमारे पास है पैसिफिक। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि टोंगा जो है वो पैसिफिक ओशन का एक आइलैंड है। मिस्टेक आइलैंड, इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन। अक्सर जो है पीपीएससी और एफपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मिस्टेक आइलैंड है ये कौन सी कंट्री में है? तो ये क्वेश्चन आपको नहीं भूलना चाहिए। तो इसका आंसर हमारे पास है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आपने याद रखना है कि मिस्टेक आइलैंड इज इन यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट वाज द कोड नेम द फर्स्ट इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट एट पोखरान इन 1974? आपने उस कोड का नेम बताना है जो कि पहला न्यूक्लियर टेस्ट था जो कि पोखरान 1974 के अंदर हुआ। तो उस कोड का नेम था स्माइलिंग बुद्धा। तो ये तीन चीज इंफॉर्मेशन आपको याद रहनी चाहिए जो कि आपके साथ कोरिलेट इस क्वेश्चन के साथ कोरिलेट करती है। कोड नेम, फर्स्ट इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट कहां पे हुआ, कब हुआ? तो पहला जो इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट था वो पोखरान में हुआ और कब हुआ? 1974 के अंदर। और जो कोड नेम यूज हुआ उसके लिए वो था स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये एवरीडे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है बिकॉज दे वर द पार्ट ऑफ द प्रीवियस पास्ट पेपर्स ऑफ द पीपीएससी एंड एफपीएससी।
तो ये भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। द फर्स्ट पोर्शन वाज रिलेटेड टू द जनरल नॉलेज। अब जो क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, ये है फाइंड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर। जब भी फाइन ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हो, जब वो एयर के अंदर सस्पेंडेड होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है एरोसोल। इसी तरह एरोसोल की डेफिनेशन भी अक्सर आपसे एवरीडे साइंस के पोर्शन में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपने ये चीज याद रखनी है कि इफ द फाइन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स अगर वो एयर में सस्पेंडेड हैं तो हम इस चीज को कहेंगे एरोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉग दैट मोस्ट ऑफन फॉर्म्स एज अ वार्म रेन फॉल्स इनटू क्लाउड लेयर ऑफ सरफेस एयर इज कॉल्ड। ऐसी फॉग जो कि अक्सर बनती है जबकि वार्म रेन जो है वो फॉल करती है कोल्ड लेयर पे, यानी कि एक वार्म रेन फॉल थी और नीचे थी उसकी कोल्ड लेयर सरफेस की एयर की, उसके ऊपर फॉल की तो एक फॉग बनती है। उस फॉग को हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हमारे पास है एवापोरेशन और मिक्सिंग फॉग। तो उसके दो नाम है, एक है एवापोरेशन फॉग और दूसरा नाम है मिक्सिंग फॉग। वेन एवर द वार्म रेन फॉल्स इनटू अ कोल्ड लेयर ऑफ सरफेस एयर, तो इसको हम क्या कहेंगे? एवापोरेशन या मिक्सिंग फॉग। वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज आर बर्न्ड दे किल मैनी फॉरेस्ट एंड लेक्स बाय। जब ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज जलती हैं तो वो बहुत ज्यादा फॉरेस्ट को जलाती हैं, लेक्स को भी जलाती हैं। किसके थ्रू? ये प्रोसेस जो है जैसे ही आपके सामने ये क्वेश्चन है कि ऑयल और गैस रिसोर्सेज बर्न हो गई हैं और उन्होंने बहुत ज्यादा फॉरेस्ट और लेक्स को किल कर दिया, तो आपके माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए और वो है एसिड रेन। तो ये जो है एसिड रेन के थ्रू ये बर्निंग होती है फॉरेस्ट और लेक्स की, व्हेन द ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज आर बर्न्ड। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ब्लूनेस ऑफ द स्काई इज मेनली ड्यू टू। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्काई है वो आपको ब्लू हुई क्यों नजर आता है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द एयर मॉलिक्यूल्स। तो इसका जो मोस्ट पॉसिबल आंसर जो है वो ये है कि सनलाइट जो है उसकी स्कैटरिंग होती है, यानी कि उसका फैलाव होता है किसके थ्रू? बाय द एयर मॉलिक्यूल्स। तो आपने याद रखना है कि द ब्लूनेस ऑफ द स्काई इज मेनली ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द एयर मॉलिक्यूल्स। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 30 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। और उसके साथ साथ अगर आप इनरोल होना चाहते हैं वन पेपर एमसीक्यू की प्रिपरेशन के लिए, तो न्यू सेशन जो है वो 1 Feb 2024 को स्टार्ट हो रहा है, जिसमें फ्री डेमो क्लास जो है वो भी दी जाएगी 12 बजे 1 Feb 2024 को। तो आपके सामने नंबर भी शो हो रहा है, आप इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक पेज का और व्हाट्सएप के ग्रुप का, जो कि हमारा एक्सक्लूसिव ग्रुप है जस्ट फॉर द सेक ऑफ द प्रिपरेशन फॉर द वन पेपर एमसीक्यू, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।